महाराष्ट्र से लगे हुआ और मोहला मानपुर जिला के अंतिम महाराष्ट्र कॉर्नर में दक्षिण दिशा में जिले के छत्तीसगढ़ के दक्षिण में स्थित है, जो महाराष्ट्र सीमा से लगी हुई है। और यह क्षेत्र गोंडी एवं छत्तीसगढ़ बहुल्य क्षेत्र है और कुछ आंशिक रूप से महाराष्ट्र भाषी क्षेत्र भी है। और यह क्षेत्र खनिज संपदा से भी वनादर्श से परिपूर्ण है। और इस मानपुर का में ही सबसे पहले देखा जाए तो जल जंगल जमीन की लड़ाई यहीं से शुरुआत हुई है। और आज बड़े पैमाने पर पूरा देश में जहां जहां भी आदिवासी राज्य हैं वहां बड़े जोर शोर से इसका बड़े पैमाने पर इसका अनुसरण किया है। और इससे ज्यादा आगे बढ़ के बस्तर, राजस्थान, गुजरात, झारखंड बहुत तेजी से आगे बढ़ा। लेकिन जहां हमने दूसरे को यहां से संदेश दिए, विचारधारा दिए, आज धीरे धीरे यह मानपुर कमजोर होने लग रहा है। पहली बार ऐसा लग रहा है हम असफलता की ओर गए हैं। तो आज भूमकाल दिवस है, जिसमें 25,000 सैनिक के साथ 45 दिन तक गुंडाधूर ने किया था। मैं थोड़ा अस्वस्थता होने के कारण मैं नहीं यही बोलूंगा, केवल मैं प्रस्तावना के तौर पे विचार रख रहा हूं कि मैं, क्योंकि बुराल पेंता सेवा सेवा, भूमियार बाबर सेवा सेवा। आज मंच में उपस्थित सभी समाज प्रमुखों को बहुत बहुत जोहार, और मोहला मानपुर चौकी और बाकी जिलों से आए हुए सभी आगंतुकों को बहुत बहुत जोहार। आज हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं महान वीर गुंडाधुर की जयंती में। उन्होंने अपने क्षेत्र के लिए बहुत ही संघर्ष किया था और अंग्रेजों से लोहा लिया था। रोटी और सत्ता समय समय पर पलटते रहना चाहिए, अन्यथा पान सड़ जाता है, रोटी जल जाती है और सत्ता निरुद्देश हो जाती है, तो हमको, आपको, आप सभी को समझना होगा, जो हमारा वर्तमान परिवेश है वो अशिक्षित है। हमारे अधिकतर समुदाय लोग शिक्षा के स्तर को, उस स्तर को नहीं पहुंच पाए हैं जहां तक हमको पहुंचना चाहिए। हम तो ये बड़े बड़े आयोजन कार्यक्रम तो करते हैं, लेकिन उसका परिणाम जो हम अपेक्षित रखते हैं वो परिणाम हमको नहीं मिल पाता है। ऐसा लगता है कि कभी हमें, हमारे लोगों में है कि हम जागरूक नहीं हो पा रहे, अपने हक अधिकार की लड़ाई के लिए इतने भी सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। क्या कारण है? हमको संविधान पर बात करने में 75 साल लग गया, संविधान पर बात करने में हमको 75 साल लग गया, तो अपने हक अधिकार, हुकुम, हक के बारे में कब लड़ाई लड़ेंगे हम लोग? चाहे वो SC, ST, OBC मूल निवासी के विधायक हो, किसी ने एक शब्द बोला है? वो हमारा छत्तीसगढ़ का फेफड़ा कहा जाता है। अगर हसदेव जंगल कट गया तो धीरे धीरे ऑक्सीजन की भी कमी हो जाएगी। हमारे पुराण भारत में कहां से आए? क्या आसमान ने टपकाए? नहीं टपके वेद पुराण अमेरिका, रूस, जापान में, और भारत में टपके तो फलानाओं के मकान में।
वीरों के वीर हनुमान यहाँ तो स्वर्ण पदक के लाले क्यों, और धन की देवी लक्ष्मी यहाँ तो भूखी नंगी जनता क्यों, और ज्ञान की देवी सरस्वती यहाँ तो अनपढ़ जाहिर जनता क्यों। इन फलानाओं ने हम आदिवासियों मूल निवासियों को भरमाया है। अब तो समझ जाओ तुम्हारी अक्ल पर पड़ गया ताला है। इन पत्थर के मूरत से सर टकराते टकराते मर जाओगे। ऐ मेरे मूल निवासी भाइयों, आदिवासी भाइयों, एसटी ओबीसी एससी भाइयों, इन समस्या से निजात नहीं पाओगे। आप सबको बहुत बहुत जोहार, धन्यवाद। जोहार जिंदाबाद। आज महान भूमकाल क्रांति महोत्सव आपके छत्तीसगढ़ के इलाके में अंग्रेजों के नाक में, जिन्होंने सिर्फ 25,000 सेना को लेकर दम करके रख दिया था, ऐसे महान गुंडाधूर धरती आबा बिरसा मुंडा, मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा, जिनकी वजह से हम इस जमीन पर, भारत के जमीन पर है, ऐसा उन्होंने जब संविधान बन रहा था उस संविधान में उन्होंने कहा कि इस जल जंगल जमीन के मालिक भी इस जमीन पर है, इनके लिए भी कुछ प्रावधान जो हमारी लड़ाई से तैयार किए गए थे। ऐसे महान जयपाल सिंह मुंडा ग्राम सभा न होते हुए भी कुछ ही चंद समय में 65,000 ग्राम सभा तैयार करके पातल पानी में जो अंग्रेज साहूकार गरीबों को लूटते थे, उनके गरीब परिवार को लूटते थे, तो अंग्रेजों को लूटकर जो हमारा लूटा हुआ धन उनको वापस करके, जिनको अंग्रेजों ने भी इस इंडिया में रॉबिन हुड करके एक किताब दिया, ऐसे महान संत्या मामा भील, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, तिलका मांझी, हमारे छत्तीसगढ़ के वीर रघुनाथ चाहा, शंकर चाहा, जिन्हें भर चौराहों पर हमारी आत्मविश्वास, आदिवासियों का और इतिहास खत्म करने के लिए भर चौराहों पे फांसी दी थी, तोप से उड़ाया था। ऐसे सभी जितने भी महान क्रांतिकारी इस जमीन पर अपना खून बहाए हैं, उन सभी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ, तथा मेरे गुरु श्री माननीय भास्कर वाकड़े सर, इनको भी मैं प्रथम जोहार करता हूँ, और मेरे वाणी को नहीं तो मेरे छोटी सी विचारधारा को मैं आपके सामने रखने का प्रयास करता हूँ। आज भारत में सिर्फ आदिवासी ही नहीं तो पूरे भारत की जनता आज इस व्यवस्था से परेशान है, चाहे वो कोई भी हो, SC, ST, OBC, NT, VJNT, सिर्फ वर्ण व्यवस्था, यानी कि जो सत्ताधारी इस जमीन पर है, जो 3%, हम आज उन्हें ब्राह्मण बोलते हैं, तो 3% लोगों ने 97 लोगों को इतना परेशान किया है कि आज हम, जब मैं इतिहास पढ़ता हूँ तो इतिहास में लिखा जाता है कि दोनों जाति के, जनजाति के लोग एक थाली में खाना खाते थे, लेकिन आज हम साथ में नहीं बैठते हैं। तो आज मुझे अच्छा लग रहा है ये मानपुर की धरती पर कि हमारे सभी बहुजन समाज SC, ST, OBC एकत्र बैठे हैं, तो मैं आज सबके लिए थोड़ी सी वाणी आपके सामने रखना चाहूँगा। ये 1500 लड़ाइयाँ के पूरे जो लड़ाई थी वो आदिवासियों ने जीती। जितना भी लड़ाई हुआ है वो आदिवासियों के खिलाफ ही हुआ है। आदिवासियों को उनके जल जंगल जमीन से बेदखल करने के लिए आज तक लड़ाई हुआ है। तो ये जल जंगल जमीन का ही मसला क्यों? तो जल जंगल जमीन इसलिए क्योंकि ये खत्म हो गया
तो हमारा संस्कृति, हमारा इतिहास, हमारा गौरवशाली जो संस्कृति है वो खत्म हो जाएगा। इसलिए आज के समय में जल जंगल जमीन बचाना बहुत ही अनिवार्य हो गया है। अगर जल जंगल जमीन नहीं बचेगा तो हम भी नहीं बचेंगे, ये मैं दावे के साथ बोलता हूँ। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं आदिवासी बचेगा तो दुनिया बचेगी। अगर आदिवासियों को बचाएंगे तो दुनिया बचेगी, क्योंकि अगर ये खत्म हो गए तो आपको आने वाले समय में ऑक्सीजन खरीद के पीना पड़ेगा। ऑक्सीजन खरीद के पीना पड़ेगा और उतनी हमारी औकात नहीं। इसलिए जो मुफ्त में ऑक्सीजन मिल रहा है जंगल से, उस जंगल को बचाओ। बाकी इतिहास के बारे में आए हुए वक्तागण आपको बताएंगे। मैं बस छोटी सी बात का खुलासा करना चाहता हूँ, 5 मिनट क्यों ना हो। तो ये 2 साल पहले एक टीकाकरण हुआ था कोरोना का, याद है सबको? किसने किसने किया था टीकाकरण? हाथ ऊपर करेंगे, थोड़ा कष्ट करेंगे टीकाकरण के लिए। जवरपास मतलब 90 लोगों ने, 90% या 95% तक हो गया टीकाकरण। तो आपको पता नहीं गया कि टीकाकरण किस लिए था? नहीं बताया किसने? जो टीका लगाने के लिए आए थे आपको नहीं बताया। तो वो टीकाकरण इसलिए था कि हर 100 साल बाद में, 100 या 110 साल बाद में डीपॉपुलेशन का जो प्रोजेक्ट है वो ऑल इंडिया यानी पूरी दुनिया में चलता है। मतलब बढ़ी हुई जनसंख्या को कम करने का प्रोजेक्ट रहता है। वो प्रोजेक्ट 10 साल का होता है। ये प्रोजेक्ट 2021 में चालू हुआ, 2030 तक है। उसमें पहला टीकाकरण हुआ आपका कोरोना का। बता दिया कि ये आज तक मैंने, जब से मैं पैदा हो गया, ये मैंने पहली बीमारी ऐसी देखी कि वो बता कर आती है। आज तक बीमारी कैसी देखी कि पहले बीमारी होता था, बाद में हम अस्पताल जाते थे और अस्पताल जाने के बाद हमारा इलाज होता था। लेकिन ये बीमारी अलग ही है। पहले वो बताती थी कि नहीं, मैं अगला महीने में आऊंगी। 60 से 65 साल के ऊपर के बुजुर्ग के ऊपर उनको मैं खांसी, सर्दी ये होगा, उसके बाद में वो टीकाकरण करेगा। उसके बाद में उसकी उम्र घट जाती है बीमारी की। वो बीमारी कब आती है? 18 साल के ऊपर के लोगों के ऊपर। देखो ये बीमारी का तमाशा। बीमारी कैसी बता कर आने वाली है और उसके बाद में छोटे बच्चों पर। ये कोई बीमारी हुई नहीं, ये डीपॉपुलेशन का एक पार्ट है। जो कोरोना का आपने टीकाकरण लगाया उसमें ग्राफीन के बारे में जानते हैं क्या? कोई बीएससी किए होगे तो। ग्राफीन ऑक्साइड का काम क्या है कि ये बॉडी में, जब आपके बॉडी में टीकाकरण से इंजेक्ट कराया गया आपके बॉडी में, तो जैसे ही ये 5G सिस्टम शुरू हो जाएगा तो वो का काम क्या रहेगा? जैसे ही आपके मोबाइल का रिंग बजेगा तो ग्राफीन का जो है आपके बॉडी में जो इंजेक्ट किया है, आपके बॉडी में जो टीका के नाम से दिया है, तो वो छोटी छोटी गुठलियां उसकी तैयार होगी ये इसके नेटवर्क से, 5G से। और वो काम क्या करेगा? वो आपके शरीर के नसों से जाकर आपका जो फिल्टर होता है ना, रक्त, आपका खून जहाँ फिल्टर होता है वहाँ लटक जाएगा। और उससे क्या होगा? लोगों को लगेगा कि हार्ट अटैक से मर गया। हार्ट अटैक से मरने वालों की जनसंख्या बहुत बड़ी है, आप देखते होंगे, लेकिन उसका असली मकसद यही है। तो मैं आज के समय पर बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो अभी आने वाले समय में सर्वाइकल कैंसर नाम का एक वो बीमारी लाया उन्होंने, उसका टीकाकरण जो भी छात्रा है छोटा छोटा उसको करने वाले हैं। तो उससे क्या होगा? उससे यह होगा कि आपकी जो महिलाओं की जो गर्भ पिशवी है, जहाँ बच्चा पैदा होता है, वो पूरी तरीके से खराब हो जाएगा। यानी कि आने वाले समय में उनको बच्चा ही नहीं होगा। इनकी नजर आज तक जल जंगल जमीन पर तो थी, उनकी नजर जमीन के अंदर का जितना भी खजाना है, आज तक हमारा कोयला लेके गए, क्या हमें आज तक बिजली मुफ्त में मिली है? हमने कभी मांगा है? नहीं। हम आज तक बिजली का बिल भरते रहे। हमारा रास्ते से हमारे जमीन घर उजाड़ कर बड़े बड़े रास्ते बनाए, हमने कुछ नहीं बोला, हम सिर्फ देखते रहे। हमारा हिस्ट्री जो हमारे पाठशाला में जो हमें पढ़ाया जाता है, हमने उनका हिस्ट्री पढ़ा।
उन्होंने जो हमको पढ़ाया उनका हिस्ट्री ब्राह्मण व्यवस्था का, हमारा हिस्ट्री आज तक पढ़ाया नहीं गया, हमने आज तक कुछ नहीं बोला, हम चुप रहे। लेकिन आज के समय में वो हमें खत्म करने पर तुले हैं। तो मैं सभी विचारधारा को, विचार मंचों को बोलना चाहता हूँ कि जितना हो सके उतना हम अपनी आने वाली कौम को, यानी कि आने वाली पीढ़ी को बचाने का प्रयास करेंगे। एक जो भगत सिंह जी थे, उन्होंने एक असेंबली में बम फेंकने का कारण था कि उन्होंने एक मस्त लाइन बोली थी कि डाकू डकैत, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, भगत सिंह बोल रहे हैं, डाकू डकैत असेंबली में मिलते हैं, असेंबली के बाहर तो योद्धा मिलते हैं। तो आज की ये कंडीशन है, पार्लियामेंट सिस्टम जो बना है, पूरे भारत में जो सिस्टम चल रहा है पार्लियामेंट का, तो पार्लियामेंट उनका है, कलेक्टर ऑफिस उनका है, तहसील उनका है, ग्राम पंचायत उनका है। आज तक हम उनका सिस्टम चला रहे, इसलिए आज हम पर ये नौबत आई है। तो आपका जो ग्राम सभा का सिस्टम है, उस पावर का आप जानो। ग्राम सभा क्या बोलती है? बिना ग्राम सभा के परमिशन के भारत का वो राष्ट्रपति हो, पंतप्रधान हो, कलेक्टर हो या तहसीलदार कोई भी हो, आदिवासी के इलाके में बिना परमिशन के घुस नहीं सकता। आज हमारे यहाँ क्या चल रहा है? मैं पूछता हूँ आपसे, क्या चल रहा है? दिन दहाड़े घुस जाते हैं, किसी को भी उठा लेते हैं। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आप खुद को पहचानो। आप जितना भी आपके योद्धा थे, किसी के भी हाथ में वो बिना हथियार के नहीं थे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप हथियार उठाओ करके। तो आपके पूर्वजों से कुछ आप सीखो कि हम शेर है तो शेर कैसे जीता है। आज की तारीख में मैं पूरा भारत में घूमता हूँ। 2016 के बाद आज आया हूँ मैं छत्तीसगढ़ के आपके मानपुर पे धरती पर। तो राजस्थान में भी आज बहुत बड़े पैमाने पर आदिवासी की जागृति हुई है। इधर एमपी में भी हुआ है, इधर झारखंड में भी माहौल चल रहा है, बंगाल में भी चल रहा है, उड़ीसा में भी। ये जो बीच का जो लाइन है आपका छत्तीसगढ़, तेलंगाना और एमपी का, तो ये थोड़ा दबा हुआ है। तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, आप किसी के साथ लड़ाई मत करो, खुद को जिंदा रखने के लिए संघर्ष करो। आज तक हमने उनके पाठशाला में गए, आज तक हमने उनका इतिहास पढ़ा, लेकिन आज के बाद आप खुद की पाठशाला का निर्माण कराओ, खुद का हिस्ट्री, खुद का जो कल्चर है वो अपने बच्चों को पढ़ाओ। उनके पाठशाला में जाएंगे तो आपके बच्चे बिगड़ेंगे, लेकिन आपकी जो गोटुल व्यवस्था है, पारंपरिक रूढ़िगत व्यवस्था है, अगर उसमें आपके बच्चे पढ़ेंगे तो आगे चलकर होनहार बच्चे बनेंगे। ऐसी पावरफुल विचारधारा जो नेचुरल पावर बोलते हैं, आज क्या हो रहा है कि जो वातावरण है, मतलब कि ये जो आप देख रहे हो, हमारी फसल खड़ी होती है तो बारिश आ जाती है। ऐसा हुआ है आपके इलाके में? फसल जैसे कि धान कटाई के समय में बारिश आ जाती है और पूरा का पूरा अनाज हमारा खत्म हो जाता है। तो ये एक हार्ड टेक्नोलॉजी है जो जितने भी पूंजीपति लोग हैं उनके माध्यम से ये पूरे भारत में, आपके इलाके में नहीं तो पूरे भारत में ये चल रहा है। तो संघर्ष सिर्फ उन लोगों से करना है जो लोग आपको तंग करते हैं। आप अपने लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ ऐसा सिस्टम बना के चलो कि आने वाले समय में आपके बच्चों को किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। ये बस इतना ही कहना था कि जो वन वर्ल्ड वन नेशन का जो काम चल रहा है, पूरे भारत में नहीं पूरे दुनिया में चल रहा है, एक राष्ट्र एक देश के। तो हम आदिवासी लोग, जितना भी आपका इलाके में बाकी जो लोग रहते हैं, SC SC OBC, सबको इकट्ठा करके आप ऐसा ताकत निर्माण करो और खुद का सिस्टम तैयार करो। बस आज के लिए मैं इतना ही बोलता हूँ। जिन्होंने आदिवासियों को जगाने के लिए लड़ाई लड़ी, जिन्होंने आदिवासियों को सम्मान दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी, आज ऐसे क्रांतिकारी नेता के याद में आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और साथियों, उनके अलग जगाने का असर
मैं आज से कुछ साल पहले और आया था मानपुर। मैं तब भी देखा था, जगह यही था, नेता यही थे। तब भी सरजू टेकाम जी थे, तब भी वाल्को जी थे, तब भी हमारे साथ कांडे जी आए थे। आज हमारे इस कार्यक्रम में आदरणीय आंचला जी हैं, IPS हैं साहब, आदरणीय रिटायर्ड आई राम जी हैं, भाई विनोद नागवंशी जी और तमाम मंच में आसीन हमारे अगुआ साथी लोग। मैं आप लोगों को इन मंच में बैठे हुए हमारे अगुआ, हमारे नेता, हमारे मार्गदर्शक, इनके सम्मान में बहुत छोटी सी बात कहना चाहूंगा आप लोग को कि साथ में इनका कि चलना इन्हें आता है, साथ में इनका कि चलना इन्हें आता है और हर आग से वाकिफ है साथियों, जलना इन्हें आता है। हर आग से वाकिफ है और जलना इन्हें आता है। सरजू जी, बालको जी के सम्मान में कह रहा हूं कि इन्होंने अपना दिल जला के रख दिया है सरे राह। इन्होंने अपना दिल जला के रख दिया है सरे राह। जिसे भी जितनी रोशनी चाहिए आए और ले जाए। ये वो लोग हैं साथियों, ये वो लोग हैं हमारे मार्गदर्शक लोग, हमारे अगुआ, हमारे मुखिया लोग, जो हर समय आदिवासी समुदाय के लिए, आदिवासी व्यक्ति के लिए, पूरे समाज के लिए कभी सरकार से लड़ जाते हैं, कभी प्रशासन से लड़ जाते हैं, कभी पुलिस से लड़ जाते हैं। तो लड़ना ही हम लोगों का काम रह गया है। और सरकार का एक सूत्री कार्यक्रम है कि हमारे नेता लोगों को आपस में लड़वा दें, हमारे रहनुमाओं को, हमारे मार्गदर्शकों को आपस में लड़वा दें। सरकार एक सूत्री कार्यक्रम कर रही है। ऐसा कौन नेता है जो आदिवासियों को उनके हक और अधिकार की जानकारी दे रहा है? ऐसा कौन नेता है जो आदिवासियों को उनके संविधान में प्रदत्त उनके अधिकारों के बारे में बता रहा है? ऐसे तमाम नेता लोगों की निगरानी कर रही है सरकार। और उसको या तो सबसे पहला काम रहता है उनका कि उस नेता को खरीद लिया जाए। अगर वो नेता हमारा नहीं बिका तो सरजू भाई तो कई बार जेल गए, जेल ले जाते हैं, फिर भी नहीं टूटा तो ये मान के चल लीजिए कि वो गुंडाधुर के रास्ते पे चल रहा है और सरकार का उसे डर नहीं है। गुंडाधुर को अंग्रेजों का डर नहीं था, सामंतों का डर नहीं था। ऐसे ही ये हमारे नेताओं को, और हमारा नेता वही हो सकता है आदिवासी समाज का लड़ने वाला, आदिवासी समाज के हक के लिए लड़ने वाला वही हो सकता है जो हमारे जल और जंगल जमीन के लिए सरकार से लड़ जाए, पुलिस से लड़ जाए, कलेक्टर से लड़ जाए, और जिसमें लड़ने का जज्बा हो। हमारे मंच पे बैठे तमाम लड़ाके, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इतना ही करना है कि जब कभी ये आवाज दे, जब कभी ये आवाज दे तो आप लोगों को एक सुर में इनके साथ इनकी लड़ाई में खड़ा होना है। मैं सिर्फ यही करता हूं, मैं कहीं लड़ने नहीं जाता, लेकिन जब मेरे नेता लोग मुझे बुलाते हैं मैं पूरी ईमानदारी के साथ सब काम छोड़ के इनके पीछे खड़ा हो जाता हूं और ये बता देता हूं कि हम तुम्हारे साथ हैं। तो मैं एक नारा दूंगा, आप लोग मेरे थोड़ा आवाज लगाएंगे। आवाज दो। और अपनी इस एकता को डॉक्टर बाबा साहब ने जिस दिन में संविधान लिखा, आदिवासी समाज को विशेष रूप से ध्यान में रख के लिखा। अभी हमारे छोटे भाई भी आए थे महाराष्ट्र से, जो उन्होंने ये बताया कि जयपाल सिंह मुंडा जी ने भी उनमें बहुत सारी बातों को हिट कराया। तो जयपाल सिंह मुंडा जी, बिरसा मुंडा जी, ये हमारे गुंडाधुर जी, जितने भी हमारे समाज के तिलका माझी जी,
वीर नारायण सिंह जी जिन्होंने हक के लिए लड़ा, हमारे आदिवासियों के हक के लिए लड़ा, और उसका ही परिणति था कि संविधान में आदिवासियों के हक के लिए प्रावधान किया गया। और इन्हीं प्रावधानों को मिटाने की साजिश सरकार में बैठे हुए लोग करते रहते हैं, और बीच बीच में वो प्रयास करते रहते हैं इस बात का कि आदिवासियों के हक के लिए जो संविधान में प्रावधान दिया गया है, संविधान के संशोधन के माध्यम से उन अधिकारों को खत्म कर दिया जाए। आपको जंगल से बेदखल करने का सिर्फ इसलिए प्रयास होता है कि उनकी नजर इस जंगल पे है, यहां बेशकीमती खजाना छिपा हुआ है। उनको इस बात का अच्छे से जानकारी है। हम ही को नहीं पता, भले ही दिया को नहीं पता कि उससे कितना उजाला हो रहा है, वो तो सिर्फ ये देखता है कि मेरे नीचे कितना अंधेरा है। साथियों, आदिवासी इस बात से भली भांति वाकिफ जरूर नहीं है, लेकिन एक बात भी तय है कि हमारे पूर्वज इस बात को अच्छे से जानते थे, और आदिवासियों की जहां जहां पर बसाहट ज्यादा है, आप देख लीजिए कि उन पूरी पट्टी में जिन भी क्षेत्र में आदिवासी अंचल बसा हुआ है, वहां पर खनिज संपदा भरा हुआ है। कहीं हीरा है, कहीं बॉक्साइट है, कहीं लोहा है, कहीं सोना है, कहीं चांदी है। आदिवासी जहां भी, जिन भी क्षेत्रों में आदिवासियों की बसाहट है, उन क्षेत्रों में खनिज संपदा भरपूर है, और इस बात को देश के धन्ना सेठ लोग जानते हैं। और यही कारण है कि वो लोग संविधान में संशोधन करके नया नया तरीका आजमाते रहते हैं। आज आपको अच्छे से पता है साथियों, हसदेव क्षेत्र में जहां जंगल के नीचे कोयला, अकूत कोयला भरा हुआ है, उस कोयला पर कब्जा करने के लिए आदिवासियों को हटाने की साजिश हो रही है, और आदिवासियों को हटाने के लिए जंगल को हटाना जरूरी है, और लगातार आज जंगल कट रहा है। रोकने के लिए आदिवासी ही लड़ रहा है, आदिवासियों के हमारे रहनुमा लड़ रहे हैं, लेकिन विधानसभा में, लोकसभा में जो लोग बैठे हैं अपना आंख मूंद दिए हैं। कारण वो लोग बिक चुके हैं, उन उद्योगपतियों के हाथ में, कारपोरेट घरानों के हाथ में बिक चुके हैं साथियों। लेकिन संविधान के प्रावधानों में एक बात और है साथियों, कि आपको, अभी साथी हमारा बता रहा था, ग्राम सभा के पास अधिकार है, ग्राम सभा के पास पूरा अधिकार है, लेकिन हम उन अधिकारों से नावाकिफ हैं, पूरी तरह से वाकिफ नहीं कि ग्राम सभा में सचमुच कितनी ताकत होती है। हम ग्राम सभा में उस दिन जाते हैं सरजू भैया जब हमको गरीबी रेखा सूची में नाम लिखवाना रहता है। आजकल सब वो महतारी वंदन के लिए ग्राम सभा चक्कर लगा रहे हैं, कोई राशन कार्ड के लिए उधर जा रहा है, कोई गाय बकरी दिला दे बोल के जा रहा है, किसी को घर बनाना है उसके लिए जा रहा है। लेकिन सच में जो उसका हक है, जो उसकी ताकत है, ग्राम सभा का जो ताकत है, उससे वो सचमुच नावाकिफ है। और कहीं न कहीं हम नेताओं की कमजोरी है कि हम अपने साथियों को इस बात से वाकिफ अच्छे से नहीं करा पा रहे हैं। मैं इस बात को मानता हूं, पूरी ईमानदारी के साथ मानता हूं कि कहीं न कहीं हमारी भी कमजोरी है। वन अधिकार अधिनियम, फॉरेस्ट राइट एक्ट और रोफरा, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट, वन अधिकारों की मान्यता हमारे पास है। अधिकार हर गांव को उसके पारंपरिक सीमा का पट्टा दिया जाना है। आज से 4-6 साल पहले की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को आदेशित कर दिया था कि तमाम वो आदिवासी जिनके पास जंगल में रहने का पट्टा नहीं है, अधिकार नहीं है, उनको वन अधिकार पत्र नहीं दिया है, ऐसे तमाम आदिवासियों को बाहर कर दिया जाए। हुआ था बड़े भैया, आज भी वो पेंडिंग है। ऐसा हमारे नेताओं को लगता है कि वो खत्म हो गया, सचमुच खत्म नहीं हुआ है। जिस दिन सरकार को लगेगी तो फिर आदेश जारी कर देंगे वो लोग। इसलिए हमारा एक होना जरूरी है, हमारा लड़ना जरूरी है, और जब लड़ना है तो जीतना भी जरूरी है। अपने जंगल को बचाना जरूरी है, हमारे पेशा कानून को बचाना जरूरी है। नहीं तो सरकार में ऐसे ऐसे नेता लोग आ रहे हैं, आज विधानसभा में ऐसे ऐसे लोग आज जा रहे हैं जो लोग सिर्फ सरकार की गुलामी कर रहे हैं, और आदिवासियों को बेदखल करने के लिए,
तत्काल दस्तक करने को तैयार बैठे थे, क्योंकि उनको खरीद लिया जाता है, हमारे नेताओं को ही खरीद लिया जाता है। तो ऐसे समय में आप अगर जागरूक रहेंगे तो हमारा नेता भी बिकने से डरेगा। आप लोगों का जागरूक होना जरूरी है साथियों। आज मैं हमारे शहीद गुंडाधुर जी, जिन्होंने आज से 114 साल पहले अलग जगाया, आदिवासियों के हक के लिए लड़ाई लड़ा, ऐसे नेता के आज को याद करने के लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। उनको सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी साथियों कि हम अपने अधिकार के लिए, कानूनी अधिकार के लिए, आदिवासी कभी भी अनैतिक गैर कानूनी ढंग से लड़ाई नहीं लड़ता है। आप देख लीजिए छत्तीसगढ़ में जितने भी आदिवासी आंदोलन हुए हैं, पूरी तरह से वो कानूनी रहे, कानून पालन करवाने के लिए लड़े हैं हम लोग। सरकारें उस कानून का पालन नहीं करती, उसको पालन करवाने के लिए लड़ाई लड़ा है। आदिवासी समाज कभी भी अनैतिक ढंग से कुछ नहीं मांगा, और जो खुल के आके लड़ता है सरकार से, कानून को लागू करवाने के लिए लड़ता है, उसको माओवादी बता दिया जाता है। इसका शिकार हमारे बीच में कई लोग बैठे हुए हैं। तो साथियों, आज प्रशासन भी इस बात को समझने लगा है, लेकिन थोड़ा धीरे धीरे समझ रहा है। हमको इस आंदोलन को बना के रखना है। अपने नेताओं को, सिर्फ गुंडाधुर जी ही नहीं, हमारे समाज के जितने भी मुखिया रहे हैं, नेतृत्व करता रहे, उन सब का हमको जयंती और उनका शहीद दिवस मनाते रहना है। इसी बहाने हम लोगों को अपने साथियों के अंदर जागरूकता को बढ़ाते चलना है। शहीद गुंडाधुर जी के लिए एक बार मैं चाहूंगा कि आप लोग जोरदार नारा लगाएं, शहीद गुंडाधुर अमर रहे, शहीद गुंडाधुर अमर रहे।